हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम रीड की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये क्लासेस रीड ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट सभी कॉम्पिटिशन में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह आपको कम से कम एक वीडियो मिले। तो इस तरह से मैं आज एक कॉमन टॉपिक चूज करने जा रहा हूँ जो रीड ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट सभी एप्लीकेंट्स के लिए यूजफुल हो। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली यूनिक लगेगा, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। जो भी बातें बताई जाएगी वो आपको बिल्कुल यूनिक लगेगी। तो पूरा इंटेंटली आप इस वीडियो को वॉच करें। तो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स किसी भी लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइम इम्पोर्टेंस का टॉपिक है। ये रीड में भी ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट में एक करिकुलम के हिसाब से है, बल्कि इंग्लिश के एस्पायरेंट को ये टॉपिक वैसे भी आना चाहिए, भले ही वो कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करे या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स हाउन वर्ब से बना हुआ है। हाउन का आपको ध्यान है, अर्थ होता है भाषा, अभिव्यक्ति। तो फोनेटिक्स एक इस तरह की ब्रांच है अध्ययन की, भाषा अध्ययन की इस तरह की ब्रांच है जिसमें हम ध्वनियों का और ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इनका अध्ययन किया जाता है। तो इंग्लिश में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ speech sounds and how they are pronounced. This is the definition of phonetics. As we know, suffix ICS generally associated with study branches. ICS पढ़ते हैं वो अध्ययन की शाखाओं से संबंधित होता है, जैसे सिविक्स नागरिक शास्त्र, फिजिक्स भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, अपना फोनेटिक्स ध्वनि शास्त्र, जिम्नास्टिक्स व्यायाम शास्त्र, इन सभी में सफिक्स ICS आया है। तो ICS एक स्टडी ब्रांच को दर्शाने वाला सफिक्स है। तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स ध्वनि बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन है और वे कैसे उत्पन्न होती है, इन दोनों चीजों का अध्ययन है। स्पीच साउंड्स का और उनका प्रोडक्शन का वे क्या है, उनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, अर्थात उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, उनका उच्चारण करने का तरीका क्या है। तो इसमें हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन उच्चारण स्थान, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन उच्चारण करने का तरीका, इनका डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बैकग्राउंड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि फोनेटिक्स कुल मिला के ध्वनि से संबंधित और ये कैसे उत्पन्न होती है इससे संबंधित हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिटेल में जाने से पहले किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट्स होती है उनके बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे एज वी नो, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। We know the primary function of a language is communication or speech। तो किसी भी भाषा का प्राथमिक कार्य है वो संवाद या बोलना होता है। तो इसका मतलब उस भाषा में बोलने के लिए हमारे पास कुछ अक्षर होते हैं। उन अक्षर के दो रूप होते हैं, एक रिटन या स्क्रिप्टेड
ग्राफिकल, दूसरा होता है बोले जाने वाले, फोनेटिक रूप, ओरल। तो इसमें फोनेटिक्स के अंतर्गत इनके बोले जाने वाले जो फॉर्म है उसका अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश हैज 26 लेटर्स एज यू नो इट वेरी वेल। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, आप इसे जानते हैं। दीज लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन लेटर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट वावल्स एंड सेकंड डिवीजन इज कॉन्सोनेंट। This is the division of these 26 letters, but it should be noted these 26 letters are graphical or written। ये 26 केवल जहाँ लिखने की बात होती है तब इनकी संख्या हम 26 काउंट करते हैं। तो इनमें से हम 5 को वाउल कह देते हैं, 21 को हम कॉन्सोनेंट कह देते हैं। तो ये तो इनका लिखित रूप के हिसाब से। लेकिन फोनेटिक्स अध्ययन करता है ध्वनि का, उसके अकॉर्डिंग इनकी संख्या 26 नहीं है। तो अगले पॉइंट पे आप गौर फरमाएं। ऑल दिस 26 लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। ये सारे 26 अक्षर या लेटर्स 44 साउंड्स उत्पन्न करते हैं। तो फोनेटिक्स की स्टडी में इन 26 लेटर से निकलने वाली 44 साउंड्स का अध्ययन मायने रखता है। इट डज नॉट मैटर वेदर ए लेटर इज अपीयर्ड एज वाउल और कॉन्सोनेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अक्षर दिखने में या लिखने में आपको एक वाउल की तरह दिख रहा है या कॉन्सोनेंट की तरह दिख रहा है। फोनेटिक्स में वो ध्वनि कौन सी दे रहा है, साउंड कौन सी दे रहा है, ये मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट हियर द लेटर ओ बिफोर एन ई। प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया आपको यह खुली आंखों से एक वाउल प्रतीत हो रहा है। लेखन के आधार पर आपको यहाँ वाउल होता है। लेकिन अब जब आप इसको बोलने की या फोनेटिक्स की बात आती है तो ये हमारा वाउल जैसा लगने वाला वे का उच्चारण होता है। इसका मतलब यहाँ इसकी ध्वनि किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं आपको अश्योर कर देना चाहता हूँ कि फोनेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपने अब तक पाया होगा, लेकिन हमारी वीडियो की सीरीज 3 या 4 वीडियो की सीरीज पूरी होने के बाद यदि आपको इसको कम्प्लीटली आप इसको वॉच आउट करते हैं तो आज के बाद से ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज शायद ये आपके लिए अंतिम दिन हो जब ये टॉपिक आप मुश्किल पा रहे हैं। इसके बाद आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान होती जाएगी। बी वॉचफुल एंड केयरफुल व्हाइल वॉचिंग एंड असिमुलेटिंग दिस वीडियो। तो आप ध्यानपूर्वक आप साथ होकर इस वीडियो को देखें। तो ये रिटर्न मायने नहीं रखता। यहाँ औ दिखने में एक वाउल की तरह है लेकिन साउंड वे की दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट की तरह बर्ताव हो रहा है। तो ये थोड़ी सी हमने चर्चा की। अब लेटर्स के डिवीजन मैंने बताया आपको वाउल एंड कॉन्सोनेंट। इन रिटर्न देयर आर 5 वाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। बट एज फार एज फोनेटिक्स इज कंसर्न, लेकिन जहाँ फोनेटिक्स की बात होती है तो अब वाउल साउंड का हम और आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। वाउल वाउल इज ए स्पीच साउंड which is produced
without any obstruction in vocal cord. Now come to the definition. Vowel is a speech sound which is produced without any obstruction in vocal cord. कि स्वर एक इस तरह की ध्वनि है जो हमारे मुख स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड, ये पार्ट, लंग्स, माउथ के ये बीच का पोर्शन जहाँ हवा एयर स्ट्रीम बाहर आती है और लिप्स, टंग और टीथ की सहायता से विभिन्न आवाज का निर्माण करती है, इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो हमारे मुख स्वर यंत्र में जब हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको वाउल कहते हैं। इसकी फीचर जो है, मतलब इसकी वाउल्स प्रोडक्शन की कुछ फीचर है वो आप नोट करिए। माउथ रिमेन्स ओपन, tongue doesn't touch lips, teeth, etc. तो वावल साउंड को प्रोड्यूस करते समय माउथ रिमेन ओपन, मुंह हमारा खुला रहता है। इसे आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। आप मेरे से इन वाउल साउंड्स को दोहराएंगे और फिर फील करेंगे कि माउथ रिमेन्स ओपन और नॉट। दूसरी बात देखिए, टंग डजंट टच लिप, टीथ एटसेट्रा। हमारी जीभ है वो होठों को या दांतों को छूती नहीं है। वाउल साउंड की बात करें अब मैं जैसे ध्वनि बोल रहा हूँ वाउल में अपने जैसे ए, तो आप अपने मुख भंगिमा या माउथ जैसे को नोट करें। आपके होठ स्प्रेड रहेंगे, जीभ की पोजीशन भी स्टेबल रहेगी, जीभ दांत की नहीं लगेगी। ए, आ, ई, उ, ए, ऑलमोस्ट इनमें आपका माउथ ओपन रहा है, जीभ की पोजीशन स्टेबल स्थिर रही है और टिच दांत है वो किसी भी अदर ऑर्गन के टच नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती। यदि आपके होठ एक बार पिंच हो जाते हैं, दांत जीभ के टकराते हैं, इसका मतलब हवा के मार्ग में अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। तो ये अवरोध पैदा नहीं होता। तो ये वाउल की एक डेफिनेशन हो गई फोनेटिक्स के एस्पेक्ट में। अब वाउल्स का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। There are 20 vowel sounds. The point should be noted. As you know, there are only 5 vowels as far as graphical skill is concerned. जहाँ तक लिखने की बात है, अक्षर की बात है, तो 5 ही वाउल होते हैं प्राइमरी। सेमी वाउल की हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ध्वनि या साउंड की बात होती है तो ये 5 वाउल हैं, वे 20 ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो 5 वाउल से 20 साउंड्स निकलती है। फर्दर आगे हम इन 20 वाउल साउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोफोन्स एंड डिप्थोन्स। फोनेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एस्पेक्ट को जानना बेहद जरूरी है। 20 साउंड्स वाउल्स की होगी। अब इनका रिवीजन है मोनोफोन्स और डिप्थोन्स। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनोफोन्स की। मोनो इज ए ग्रीक वर्ड ऐसे। मोनोफोन्स 2 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, अकेला, एक ही।
फॉर्म्स का क्या हो गया, साउंड्स। तो एकल ध्वनि, तो जब वाउल केवल एक ध्वनि एक समय में प्रोड्यूस करे उस ध्वनि को हम मोनोफोन कहते हैं, एकल स्वर ध्वनि या मोनोफोन। अब डिप्थोन पे चलते हैं। ये भी ग्रीक रूट से लिया गया वर्ड है। डिप या रिप्रेजेंट करता है डाई, और डाई आप जानते हैं दो को रिप्रेजेंट करने वाला है, डबल या टू। और थॉन्स जैसे ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, ध्वनि को व्यक्त करता है। तो जब एक समुच्चय में दो वाउल साउंड आ जाती है, दो वाउल होना जरूरी नहीं है, ध्यान रहे, दो वाउल साउंड, टू वाउल साउंड in a sequence, in a single sequence, वाउल की साउंड्स दो होगी लेकिन इसका सिलेबल एक होगा। सिलेबल पर मैं डिटेल से आगे चर्चा करूंगा। तो जब वाउल की दो साउंड, इसकी विशेषता ये होगी कि इस बार जीभ की पोजीशन बदलेगी। दो वाउल साउंड बोलेंगे तो कहीं जीभ फोल्ड करेगी, कहीं राइज करेगी, तो उसके मूवमेंट में उतार चढ़ाव आएगा। जीभ ग्लाइड करेगी, फिसलेगी, इसलिए इनको वाउल या ग्लाइड भी कहते हैं। तो डिप्थोन्स का एक अन्य नाम हम क्या ले सकते हैं, ग्लाइड, वाउल ग्लाइड्स। वाउल ग्लाइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स बट द सिलेबल इज काउंटेड एज वन, लेकिन इसमें मात्रा एक दी जाती है। तो इसका मैं फर्दर डिस्क्रिप्शन करूं उससे पहले मैं आपको सिलेबल के बारे में बता देना चाहता हूं। सिलेबल हिंदी में आप इसको मात्रा वगैरह कुछ कह सकते हैं। फोनेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबल की काउंटिंग आना बेहद जरूरी है। मात्रा, ए सिलेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल प्लस कॉन्सोनेंट। आई अर्थात वीसी, वावल और कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू ए सिलेबल, वन सिलेबल। तो वावल और कॉन्सोनेंट मिलाकर एक सिलेबल का निर्माण करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, vowel alone can form a symbol. अकेला वावल भी अपना एक सिंबल बना सकता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि अकेला आए, इट मीन्स ए कॉन्सोनेंट डजंट हैव वावल जस्ट आफ्टर इट। यदि एक कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद कोई वावल नहीं है तो इसका मतलब ये कोई भी स्वतंत्र रूप से अपना सिलेबल क्रिएट नहीं कर सकता। तो कॉन्सोनेंट कंटिन्यूसली दो आए तीन आए डजंट मैटर, कॉन्सोनेंट के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि कोई सिलेबल का निर्माण करे। तो इससे दो चीजें निकल के सामने आई, वावल और कॉन्सोनेंट समुच्चय में आते हैं, एक सिलेबल बनाएंगे। वावल अकेला भी सिलेबल बना सकता है लेकिन कॉन्सोनेंट अकेला सिलेबल नहीं बना सकता। अब आप मेरे साथ ये दो तीन वर्ड देखेंगे, फिर आप
देखेंगे कि कितने सिलेबल हैं या नहीं है। आई हैव रिटन द वर्ड पेन हियर। अभी मैंने बताया कि सिलेबल की काउंटिंग कैसे की जाए। तो यहाँ पी आपका सी, यहाँ मैंने सी लिखा है कॉन्स्टेंट, फिर इसके बाद ई क्या आ गया, वाउल आ गया, और लास्ट का एन यहाँ आ गया कॉन्स्टेंट। अब इसमें हमें सिलेबल की काउंटिंग हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा है वी प्लस सी मतलब वाउल प्लस कॉन्स्टेंट एक सिलेबल। तो यहाँ वाउल और कॉन्स्टेंट पी और सी ने मिलकर, सॉरी पी और ई ने मिलकर यहाँ एक सिलेबल का निर्माण कर दिया। पी और ई तक एक सिलेबल हमारा होगा। अब सेकंड बात देखते हैं। अब केवल इसमें एन बचा है, इसका मतलब अकेला क्या बच गया, कॉन्स्टेंट। अकेला कॉन्स्टेंट अपना कोई अलग से सिलेबल फॉर्म नहीं कर पाता, तो इसका यहाँ एन का 0 सिलेबल। तो ये अपना वर्ड फेल है, इसमें टोटल सिलेबल कितने हो गए, 1 हो गया। नेक्स्ट वर्ड अपन और सॉल्व करते हैं। मैंने वर्ड लिखा फाइटिंग। इसमें हम सिलेबल काउंट करते हैं। ए आई मीन्स सी और बी। GST कंटिन्यूसली सिलेबल, सॉरी ये कॉन्स्टेंट 3 आ गए, लेकिन अकेला कॉन्स्टेंट कोई भी सिलेबल बनाने में सहायक नहीं होता। GST। अब हम देखते हैं कॉन्स्टेंट के बाद वाउल। तो कॉन्स्टेंट के बाद वाउल, टी के बाद वाउल अपना आ गया आई। तो अब GST ने खुद ने तो कोई सिंबल नहीं बनाया, क्योंकि तीनों ये क्या थे, कॉन्स्टेंट थे। लेकिन अब इनके बाद CV स्ट्रक्चर आ गया, कॉन्स्टेंट के बाद वाउल आ गया, GST कॉन्स्टेंट के बाद वाउल आ गया आई। तो अब इनका एक सिंबल बन गया। तो हमारा एक आई तक एक सिंबल था, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट और वाउल का समुच्चय था। GST केवल तीनों का जिक्र करें कोई सिंबल नहीं है, लेकिन यदि कोई भी कॉन्स्टेंट के जस्ट बाद वाउल आए तो वो सिंबल का निर्माण कर देता है। तो GST के बाद आई आने पर एक सिंबल और बन गया। अब अंत में हमारे बचा AG, दोनों ही कॉन्स्टेंट है, बराबर 0 सिंबल। तो फाइटिंग वर्ड में टोटल सिंबल हो गए FI कॉन्स्टेंट प्लस वाउल। एक याद है, GST खुद का कुछ नहीं, लेकिन GST के बाद आई आ गया। तो अब ये वाउल, सॉरी कॉन्स्टेंट प्लस वाउल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई एक सिंबल। एन से दोनों कॉन्स्टेंट है, 2 सिंबल। तो इसमें फाइटिंग वर्ड में टोटल सिंबल हो गए 2। तो शायद आप सिंबल पहचानना सीख गए होंगे, आगे भी इसकी चर्चा करते रहेंगे। अब हम अपने मोनोफॉर्म और डिफॉर्म कैटेगरी पर पुनः आते हैं। There are 8 diphthongs and 12 monophthongs in English phonetics system. टोटल जो 20 साउंड्स बताई है, उनमें से the number of monophthongs are 12, while the number of diphthongs is 8. मोनोफॉन्ग हमारे हो गए 12, डिफॉन्ग्स 8। टोटल वाउल साउंड्स 20। अब प्रत्येक जो साउंड होती है उनके इंग्लिश में रिटन सिंबल होते हैं। फोनेटिक्स में प्रत्येक बोले जाने वाले ध्वनि के रिटन सिंबल, लिखित संकेत या साइंस होते हैं, उनको हम फोनेटिक सिंबल कहते हैं।
ये फोनेटिक सिंबल्स वेरियस लैंग्वेजेस में से लिए गए लेटर्स हैं। कुछ आपको इंग्लिश लैंग्वेज जैसे लगेंगे, जैसे अल्फ़ाबेट में हम काम लेते हैं। कुछ आपको इंग्लिश लैंग्वेज जैसे नहीं लगेंगे, ग्रीक या अन्य कोई लैंग्वेज से लिए ये हो सकते हैं। तो मोनोफोन्स के हम पहले सिंबल्स लिख लेते हैं। So I have written all these 12 symbols. These symbols are considered correct when these are put in slant brackets. इन सिंबल्स को, ये सिंबल्स के लिए जो मैंने लिखे हैं प्रतीक, उनको तभी सही माना जाता है जब हम इनको स्लैंट ब्रैकेट या वर्टिकल बार के अंदर लिखते हैं, अर्थात ये इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाने आवश्यक है, अदरवाइज दे आर कंसिडर्ड रॉन्ग। You can see these 12 symbols. अब आप इनमें देख रहे हैं एटलीस्ट 5 सिंबल्स, उनके बाद मैंने कॉलन या डॉट, डबल डॉट जैसे लगाए हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ ई के सिंबल के बाद देख पा रहे हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसको कहते हैं लेंथ मार्क। ये हो गया अपना लेंथ मार्क, लंबाई बताने वाला प्रतीक, चिन्ह या संकेत। तो कोई भी मोनोफोन्स यदि बोलने में कम समय लगता है उसको कहते हैं शॉर्ट मोनोफोन्स, मतलब उसके बोलने में आपको समय थोड़ा लगता है, और जिसको बोलने में लंबा समय लगे उसको कहते हैं लॉन्ग मोनोफोन्स। तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहाँ मैंने लेंथ मार्क लगाया है वो उनको बोलने में आपको लॉन्ग साउंड या लंबी ध्वनि समय ज़्यादा लगेगा, तो ये लॉन्ग मोनोफोन्स कहलाएंगे, और जिनके ये लेंथ मार्क नहीं लगाया है वो शॉर्ट मोनोफोन्स कहलाएंगे। तो इससे हमारा एक क्रुक्स या जिस्ट सार ये निकला है कि लॉन्ग मोनोफोन्स are high and short monophones are same। तो सात हमारे शॉर्ट साउंड कह सकते हैं जिनको, और 5 हो गई लॉन्ग साउंड्स। ये अपने हिंदी वर्जन के हिसाब से बोल देते हैं कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये इसका वेरिएशन इंग्लिश में है। अब मोनोफोन का एक फर्दर वेरिएशन या फर्दर क्लासिफिकेशन भी और है। इसको अब अपन देखते हैं। फ्रंट, बैक एंड सेंट्रल। इट इज बेस्ड ऑन टंग पोजीशन। हमारे जीभ की मूवमेंट की पोजीशन के आधार पर मोनोफोन्स को हम 3 फर्दर पार्ट्स में या आगे और भागों में बांटते हैं। फ्रंट, तो यहाँ जीभ की पोजीशन वोकल कॉर्ड में लगभग फ्रंट पे रहती है। बैक वाले में इनकी जीभ की पोजीशन पीछे की तरफ रहती है। सेंट्रल मोनोफोन्स में ये बोलते समय जीभ स्टेबल मिडल पोजीशन में रहती है। तो इनका हम अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं।
स्वर या शॉर्ट साउंड ए की ए और लॉन्ग साउंड ए, ये सेंट्रल है। ए, आई, ई और ई ये साउंड थर्ड साउंड है। रिमेनिंग फाइव इसमें यू की साउंड शॉर्ट और लॉन्ग, ओ की साउंड शॉर्ट और लॉन्ग, और आर की साउंड ये बैक मोनोफोन्स या बैक वाउल्स कहते हैं। यहाँ बैक वाउल्स की बजाय बैक वाउल साउंड्स कहते हैं, क्योंकि वाउल्स तो मैंने बताया कि ग्रामेटिकल या रिटन वाले पार्ट्स होते हैं, तो वाउल साउंड्स का एक और हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये किस पे बेस्ड होते हैं, तो हमारी टंग पोजीशन या मूवमेंट ऑफ द टंग इन वोकल कॉर्ड, इसके आधार पर इनका वेरिएशन हो गया फ्रंट, बैक और सेंट्रल। लास्ट स्पष्ट है, फ्रंट में जीभ की मूवमेंट अगले हिस्से में रहती है, बैक में बैकवर्ड या पिछले हिस्से में रहती है, सेंट्रल में ये मध्य की पोजीशन में होती है। तो फ्रंट वाउल के मोनोफोन्स हो गए अपने 4, बैक हो गए 5 और सेंट्रल हो गए 3। अब वाउल प्रोडक्शन को जीभ के अलावा लिप्स हमारे होठ भी प्रभावित करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन सिंपल सा है। होठ की पोजीशन में होठ या तो रिलैक्स रहेंगे या ज़्यादा स्प्रेड रहेंगे या कंजेस्टेड रहेंगे। अपन बोलते हुए देखते हैं, जैसे हम आ, जैसे मैंने बोला है आ, तो ये होठ स्प्रेड या रिलैक्स पोजीशन में रहे हैं, दोनों होठ के बीच में गैप ज़्यादा रहा है। इसके बनिस्पत मैं अब आपको कहूँ कि ओ साउंड बोले ओ या ऊ, तो यहाँ होठ अपने राउंड शेप ले लेते हैं, राउंड या सर्कुलर शेप, गोल चक्राकार आकृति ले लेते हैं। आ होठ या स्प्रेड या रिलैक्स पोजीशन में है, लेकिन ओ या ऊ बोलोगे तो ये डेफिनेटली राउंड हो गए हैं। तो इस तरह से लिप पोजीशन के आधार पे इनका हम क्लासिफिकेशन और करते हैं। मोनोफोन्स based on lips movement। इसके आधार पर इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राउंडेड एंड अनराउंडेड। वे मोनोफोन्स या वाउल साउंड्स जिनको बोलते समय हमारे होठ सर्कुलर या राउंड पोजीशन में आ जाते हैं, उनको राउंडेड मोनोफोन्स या वाउल साउंड्स कहा जाता है। और जिनको बोलते समय लिप्स रिलैक्स्ड या स्प्रेड पोजीशन में रहते हैं, इनको अनराउंडेड सिलेबल कहते हैं। तो अभी हमारा जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन था बैक, फ्रंट और सेंट्रल, उनमें से जो सारे बैक वाउल्स हैं वो अब राउंडेड कैटेगरी में आ जाएंगे। इट मीन्स राउंडेड कैटेगरी में हो गए 5। रिमेनिंग जो सेंट्रल और फ्रंट कैटेगरी में दिखाई दे, अब ये यहाँ आ जाएंगे अनराउंडेड। होप आपको वीडियो डेफिनेटली यूनिक लगेगा। आप इसको अंत तक वॉच करें, इसको शेयर करें, ताकि आपके अन्य एस्पायरेंट साथियों को भी इसका मैक्सिमम रिजल्ट मिले, फायदा हो। इस वीडियो का अगला पार्ट या इस सीरीज का फोनेटिक सीरीज का अगला पार्ट इसी सप्ताह अपलोड किया जाएगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक्स अ लॉट।